नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट, जेएसएससी पीजीटी एंड जेएसएससी टेक्निकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में चैप्टर 7 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल एंड कॉम्प्लेक्सेस के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पहले ही देख चुका था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी देख चुका था, नोमेनक्लेचर ये भी देखा था, आइसोमेरिज्म एंड बॉन्डिंग, इतनी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। आज की इस वीडियो में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपके परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ये आप लिख करके ले लीजिए, ठीक है। पिछले साल 2022 दिसंबर में बहुत सारे क्वेश्चन बने थे और 2022 में जितने भी क्वेश्चंस बने थे उन सारे क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया है और इस टॉपिक से आपके परीक्षा में जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग थ्योरी पार्ट को अधिकतर नहीं देखेंगे, लेकिन उन्हीं पोस्टुलेट्स को यहाँ पे जानेंगे जो कि आने वाले चैप्टर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके जो एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद के आगे के टॉपिक्स देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और जो भी टॉपिक्स है सबको कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल के आइकन को भी जरूर से प्रेस करके रखें क्योंकि नए वीडियोस आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। तो आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उन पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं जिनके बिना आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन उन सभी पोस्टुलेट्स को जानने का आपको जरूरत नहीं है। जो पोस्टुलेट्स आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे और जिन पोस्टुलेट्स के बिना आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्टडी नहीं कर सकते हैं उनको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट्स याद रखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन जो होगा वो कौन कौन सा ऑर्बिटल का यहाँ यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए। n-1d ऑर्बिटल का यूज करेगा, ns का यूज करेगा और np का यूज करेगा। अगर इन सारे में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है तो फिर वो nd ऑर्बिटल का भी यूज कर सकता है। बेसिकली हम लोग बात करेंगे 3d, 4d एंड 5d सीरीज के लिए। वैसे तो 6d सीरीज है लेकिन उससे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा क्योंकि वो आपके सिलेबस से बाहर है। मेनली आपका क्वेश्चन आएगा 3d सीरीज से, कुछ क्वेश्चन 4d और 5d से भी आएंगे, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट्स जान करके रखिए। देखिए, लिगेंड विल डोनेट लोन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होगा? जब लिगेंड अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को या फिर आयन को, ठीक है। वो सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को कब डोनेट करेगा? जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अगर वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होंगे तो कैसे डोनेट करेगा, ठीक है। तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, तो इससे आप याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए पोस्टुलेट्स नंबर 3 हम लोग देखते हैं। पेयरिंग occurs when strong field ligands like NH3 and Cn- CO etc are present। पेयरिंग कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मौजूद होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा जैसे कि H2O वीक फील्ड लिगेंड है, अगर H2O जैसा वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। उसको आप आगे के वीडियो जो आएंगे एग्जाम्पल उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड याद रखेंगे NH3 सबसे ज्यादा पूछा जाता है, Cn- या फिर CO, इनमें से अगर कोई प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे पेयरिंग होगा। इतना चीज आप समझ करके चलिए। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप सभी को पता होगा। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp होगा, उसका जो जियोमेट्री होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। याद रखेंगे जियोमेट्री मैंने कहा है, ठीक है। शेप उसका अलग होता है, जियोमेट्री अलग होता है, ठीक है। जियोमेट्री और शेप में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैंने कहा है जियोमेट्री अगर sp होगा तो उसका जियोमेट्री लीनियर होगा, ठीक है। अगर sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लानर होगा, याद रखेंगे। dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लानर होगा। dsp2 कब होगा? जब d का एक ऑर्बिटल यूज होगा और s का एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही ऑर्बिटल यूज होगा और p का तीनों ऑर्बिटल अर्थात कि px, py और pz, माफ कीजिएगा 2 ऑर्बिटल px और py जब यूज होगा तो sp2 dsp2 बनाएगा और उसका जो ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लानर होगा। अगर dsp3 होगा जिसमें d का z स्क्वायर यूज होगा और s होगा और p का तीनों ही ऑर्बिटल अर्थात कि px, py और pz ये तीनों ऑर्बिटल यूज होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यहाँ पे यूज होगा। उसी प्रकार देखिए d का अगर x स्क्वायर y स्क्वायर यूज
होगा और sp3 यूज होगा तो यहाँ पे स्क्वायर प्लानर आपका जियोमेट्री मिलेगा, ठीक है। d2 sp3 में देखिए ऑक्टाहेड्रल होगा और sp3 d2 ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से आगे जानेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स 3D का जब यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और यहाँ पे देखिए d जब 4D का यूज होगा अर्थात कि आउटर ऑर्बिट का यूज होगा तो उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। दोनों ही केस में देखिए ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे हमें जियोमेट्री प्राप्त होगा, ठीक है। वीडियो का अंत तक जरूर से दिखेगा तभी आपको समझ में आएगा। अभी तक हम लोग जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किए हैं, केवल बेसिक चीज़ों को जान रहे हैं। इसको अगर आप जान लेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसको थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहिएगा। यहाँ पे देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो sp होगा, हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल, ऑब्वियस बात है s का एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल यहाँ पे यूज होगा और p का तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, या तो px यूज कर सकते हैं या फिर py यूज कर सकते हैं या फिर pz यूज कर सकते हैं। अगर sp बनेगा तो जियोमेट्री इसका क्या होता है, लीनियर होता है। इस प्रकार का जियोमेट्री आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 होगा तो sp2 बनेगा जिसमें s का एक ऑर्बिटल, उसके बाद p का देखिए या तो px py यूज कर सकते हैं, py pz भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर pz px भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हमें जो शेप मिलेगा वो ट्राइगोनल प्लानर का शेप मिलेगा, वो इस प्रकार का शेप हमें दिखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो यहाँ पे देखिए sp3 होगा और इसमें p में देखिए कोई भी आप तीनों को यूज़ करना होगा, माफ़ कीजिएगा, s का एक और यहाँ पे p का तीनों का यूज़ करना होगा, px py और pz तीनों का यूज़ करना होगा तो sp3 बनेगा और इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस प्रकार का, माफ़ कीजिएगा, इसका जियोमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। dsp2 देखिए यहाँ पे d एक यूज करेंगे, डी का क्या यूज करना है, dx² y² यूज करना है, s और p का देखिए px py यूज कर सकते हैं, py pz यूज कर सकते हैं या फिर pz px यूज कर सकते हैं। स्क्वायर प्लानर इस प्रकार का यहाँ पे जियोमेट्री बनेगा। उसी प्रकार देखिए मैंने बता दिया है यहाँ पे dsp3 का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे d का z² ऑर्बिटल हम लोग यूज कर रहे हैं और sp3 का तीनों ही ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिल रहा है हम लोग का शेप, इस प्रकार का, माफ कीजिएगा, जियोमेट्री मिल रहा है। इस प्रकार का जियोमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। उसी प्रकार dsp3 का ही अगर d के z² ऑर्बिटल की जगह हम लोग x² y² का यूज करते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल हमें मिलेगा, ठीक है। इनको ध्यानपूर्वक देखिए, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको तो छोड़िए, आप तो कॉम्प्लेक्स में निकालेंगे ही, लेकिन इससे डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स बनेगा कि dsp3 में किस प्रकार का आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें बनेगा या फिर क्या जियोमेट्री हमें मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे dsp3 में स्क्वायर पिरामिडल बनेगा और dsp3 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। इसमें अंतर क्या है, इस केस में हम लोग d का z² ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं, जबकि इस केस में हम लोग d का x² y² यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को अच्छा से देख लीजिएगा, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, इस केस में स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, ठीक है। और एक लास्ट केस बचता है, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो sp3 d2 बन सकता है या फिर d2 sp3 बन सकता है। दोनों ही केस में देखिए ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे जियोमेट्री होने वाला है, ठीक है। तो इतना चीजें, बेसिक चीजें थी, इन सबको जानना बहुत अधिक जरूरी है। इन सब के बिना आप बीबीटी नहीं पढ़ सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन पे जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके आने वाले जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है और उन क्वेश्चन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर लेते हैं, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं बीबीटी से आपका 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ तक कि नेट लेवल तक भी यही क्वेश्चन आपका काम देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं NiCN होल 4 2- का, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। तो इससे पहले मैंने समझाया था CN क्या लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग को प्रमोट करेगा, अर्थात कि उसमें पेयरिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमें माइंड में ये सोचना है कि अभी इसमें पेयरिंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 लिगेंड अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, हाइब्रिडाइजेशन में भी sp3 और dsp2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, और 4 कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग 2
तरह का यहाँ पे ज्योमेट्री और 2 तरह का यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, या तो sp3 होगा अर्थात कि या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो dsp2 हो सकता है अर्थात कि स्क्वायर प्लानर हो सकता है। यही चीज को हमें जानना है, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब ऑब्वियस बात है, या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो आपका dsp2 अर्थात कि स्क्वायर प्लानर हो सकता है। लेकिन इसी चीज को आपको जानना है कि क्या होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऑप्शन में दोनों ही आ गया, टेट्राहेड्रल भी आ गया और स्क्वायर प्लानर भी आ गया, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे किस में मारना है। तो उस चीज को जानने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना होगा। हालांकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी एक बता दूंगा जिससे आप तुरंत से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे निकालेंगे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है और इसमें पूछा जाएगा प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है NiCN होल पावर 2 इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी आप सभी को पता होगा, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग किसका निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन का निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 2- दिया गया है और Ni दिया गया है। Ni सेंट्रल मेटल एटम है तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जिस प्रकार हम लोग निकालते हैं उसी प्रकार निकालेंगे। देखिए इसको x मान लेंगे, उसके बाद चार हम लोग का Cn है, Cn का चार्ज होता है -1 और ओवरऑल चार्ज हम लोग का है -2, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा और यही आपका प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे प्राइमरी वैलेंसी अर्थात कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सभी को आना ही चाहिए। डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात कि प्राइमरी वैलेंसी से क्वेश्चन बनेगा और इससे पहले भी क्वेश्चन बना था। उसके बाद एक आता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो याद रखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी अर्थात कि कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है देख के ही पता चल रहा है, 4 यहाँ पे Cn है अर्थात कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 Cn होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते क्या है ये तो आप सभी को पता होगा, अर्थात कि सेंट्रल मेटल एटम ही नहीं, कोई भी पार्टिकल के चारों ओर जितने भी लिगेंड मौजूद होते हैं या फिर जो भी पार्टिकल मौजूद होते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इस केस में देखिए NiCN होल पावर है, इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्योंकि 4 Cn इसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 × Cn, यहाँ पे 1 क्यों लिखे हैं क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड के लिए 2 होता, ट्राइडेंटेड लिगेंड के लिए 3 होता, ठीक है। जैसे कि EN के बारे में पढ़ेंगे आगे, जो कि उसमें यहाँ पे 2 होता, ठीक है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए यहाँ पे 1 होगा। तो याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 × 1 4 होगा। एग्जाम्पल आएगा उसको हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पूछा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन का पूछा जाएगा। ऑब्वियस बात है, लिगेंड का तो नहीं है, पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले यहाँ पे क्या था हम लोग का, NiCN होल पावर था तो Ni का यहाँ पे निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे सबसे पहले Ni का निकालेंगे, 28 होता है तो Ni का आर्गन तक यहाँ पे 18 हो जाएगा, 4s/3d 8 हो जाएगा क्योंकि 28 इसका एटॉमिक नंबर है। उसके बाद हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकला था, ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकला था, तो हम लोग Na2+ का निकालते हैं। Na2+ का निकालेंगे तो लास्ट जो भी यहाँ पे सेल होगा, लास्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ पे 3d8 4s0 बच जाएगा। अर्थात कि यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि 3d8 यहाँ पे भरेगा, 4s पूरा वैकेंट रहेगा, इसके बाद 4p वैकेंट रहेगा, उसके बाद 4d वैकेंट रहेगा। 4d का यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगा वैसे क्योंकि 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है हम लोग के पास। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो क्वेश्चन हम लोग का एकदम शुरू में मिला था कि sp3 होगा या फिर dsp2 होगा, अब यहाँ पे आप इसको इससे जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का D में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, S 0 है, P 0 है और 4d भी 0 होगा, ठीक है। तो 3d बना लिए, उसके बाद 4s बना लिए और यहाँ पे 4p बना लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक चीज़ हम लोगों ने पहले ही जाना कि Cn- क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बनाएंगे, कितना 8 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले सिंगल फील्ड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी बच रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पहले भर लिए, उसके बाद 6 7 8 भर लिए, ठीक है। चूंकि यहाँ पे Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, अर्थात कि यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो पेयरिंग नहीं होता। अब समझ में आया, वीक फील्ड लिगेंड अगर होता तो पेयरिंग नहीं होता। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जिसके कारण ये पेयरिंग होगा।
ये खाली हो जाएगा, क्योंकि हमें खाली वैकेंट ऑर्बिटल का ही तो उपयोग है। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तब तो हम लोग जो लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाएगा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसको पेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डी में 1 2 3 4 ऑर्बिटल पेयरिंग होगा और 3d का एक यहाँ पे बच गया है। उसके बाद 4s यहाँ पे खाली है और यहाँ पे 4p खाली है। अब कितना ऑर्बिटल लेंगे वो कौन बताएगा? हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अर्थात कि 4 ऑर्बिटल की आवश्यकता हम लोग को यहाँ पे है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, अर्थात कि 4 ऑर्बिटल की आवश्यकता है। 3d में एक ऑर्बिटल हमें मिल गया, 4s खाली था तो 4s को भी हम लोग शामिल कर लिए और 4p यहाँ पे 3 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल का यूज करेंगे, क्योंकि हमें तो 4 ही चाहिए ना। एक 3d से ले लिए, एक 4s से ले लिए और 2 4p से ले लिए, तो 4 ऑर्बिटल प्राप्त हो गया। एक यहाँ पे छोड़ दिए, उसका जरूरत नहीं है। इन चारों को मिलाकर के हमें कौन सा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा? डी यूज हो रहा है, अर्थात कि डी, एस यूज हो रहा है, अर्थात कि एस, और पी का यूज हो रहा है 2, अर्थात कि 2, मतलब DsP2 यूज होगा। अर्थात कि इसका जो ज्योमेट्री होने वाला है वो कैसा होगा? स्क्वायर प्लानर होगा। अब समझ में आया कि ज्योमेट्री आपको किस प्रकार से निकालना है। तो आपका जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2 होगा, क्योंकि D का एक यूज कर रहे हैं, S का एक यूज कर रहे हैं और P का एक यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिए DsP2 होगा। और जो भी Cn अपना लोन पेयर है वो इसको डोनेट करेगा। ठीक है, लोन पेयर अर्थात कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेगा और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2- बनेगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे 4 चीजों को जाने जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है इस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। प्राइमरी वैलेंसी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी वैलेंसी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना, तो आप अगर केमिस्ट्री लिए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत अधिक आवश्यक है। जितने भी एलिमेंट है, ऐसा नहीं 30 तक ही जान लीजिए, ऐसा नहीं है 30 तक, वैसे 11th 12th तक 30 तक ही जानेंगे तो भी काम चलता है, लेकिन सारे एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है, तभी आप निकाल सकते हैं। कंपटीशन बहुत अधिक हाई है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है आप सभी को पता चल गया। इससे हमें जियोमेट्री का पता चल रहा है, किस प्रकार इसका जियोमेट्री होने वाला है, साथ में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी चीज हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इस कॉम्प्लेक्स से और क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, जियोमेट्री हम लोग का स्क्वायर प्लानर हो गया और इस प्रकार का जियोमेट्री, वैसे इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये आएगा भी नहीं, लेकिन जान करके लिखिए। मैंने कहा कि जो भी Cn है वो अपना लोन पेयर को Ni को डोनेट करेगा, 2- जो चार्ज है वो होगा। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट हर पेपर में पूछा जाता है, इससे पहले 2022 में हर पेपर में पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो जान करके रखिए। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था? चलिए पलटिए और जानिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं देखना है, जो हम लोग का हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है उसमें देखना है। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था? एक भी नहीं था, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो n=0 मतलब मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 होगा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। और एक चीज जानिए, मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 हो गया तो वो डायामैग्नेटिक होगा। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसका जो मैग्नेटिक नेचर होता है वो कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। और एक चीज जानेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 है, अगर कंपाउंड डायामैग्नेटिक है तो वह कलर्ड शो नहीं करेगा। ठीक है, कलरलेस होगा। ठीक है, अगर डायामैग्नेटिक है तो कलरलेस होगा, अगर डायामैग्नेटिक है तो कलरलेस होगा, अगर पैरामैग्नेटिक होता तो कलर शो करता। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, कलरलेस होगा, कलर होगा कि कलरलेस होगा। और एक चीज जानेंगे तो VBT जो है प्रॉपर कलर का बात हमें नहीं बताता है, ये भी चीज जान करके रखिए। VBT प्रॉपर कलर का बात नहीं होता है, इसीलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बाद में आया। VBT केवल बताता है कि कलर्ड होगा या फिर कलरलेस होगा, वो ग्रीन होगा कि ऑरेंज होगा कि ब्लू होगा, वो चीज नहीं बताता है। ये भी चीज आप जान करके रखिए। अगर क्वेश्चन में आता है कि VBT हमें क्या बताता है, तो कलर होगा या फिर कलर्ड लेस होगा, ये चीज बताता है। कौन सा कलर का होगा ये चीज नहीं बताता है। ठीक है, और एक चीज आपका क्वेश्चन में आएगा ही, ये भी लिख करके रख लीजिए, En
देखिए इन सारे ही क्वेश्चन को मैंने एक ही एग्जाम्पल में कवर करवा दिया, ठीक है। तो हर एक एग्जाम्पल से संबंधित सारी चीज़ों को निकालने का प्रैक्टिस कर लीजिए, तब भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या फिर जिसको कहेंगे EAN कहा जाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर से मैं कह रहा हूँ, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। मन में बैठा करके रख लीजिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल एक होता है EN रूल, जिसको कहा जाता है EN रूल, अर्थात कि अगर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का उतना अगर EAN आ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो EAN रूल को फॉलो करता है। अगर नहीं आता है तो उसको कहेंगे EAN रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसके बारे में आगे जानेंगे, वैसे आगे टॉपिक है उसका EN रूल का। यहाँ पे सिंपल से जाने EN नंबर कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सबसे पहले लेंगे माइनस ऑक्सीडेशन नंबर माइनस माफ कीजिएगा प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इतना चीज को याद रखेंगे। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने कितना निकाला? 2 निकाला। प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने कितना निकाला? 4 निकाला, क्योंकि 4 CN यहाँ पे अटैच हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसको निकालेंगे। 28 माइनस 2, उसके बाद इसको इंटू करेंगे, 4 2 ज़ा 8, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 34 आ जाएगा। क्या ये जो हमें कंपाउंड या फिर कम्प्लेक्स दिया गया था, क्या ये EN रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर 36 होता तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता, लेकिन यहाँ पे 36 नहीं है, 34 है, अर्थात कि ये EN रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के उतना अगर इसका एटॉमिक नंबर आता तो वो EN रूल को फॉलो करता। इस केस में ये EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। आयुपेक नेम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोग का कॉम्प्लेक्स क्या था? कॉम्प्लेक्स था हम लोग का, देखिए NiCN4, ठीक है, NiCN4 2 माइनस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा टेट्रासायनेटो निकलेट 2, ठीक है, ठीक है। टेट्रासायनेटो, सायनेटो क्यों लिखे? क्योंकि ये एनायन है। इससे पहले नोमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया था, इसीलिए मैं कहता हूँ रेगुलर बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए टेट्रासायनेटो निकलेट 2 इसका नाम हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद बहुत सारे चीज़ों को मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए NiCO4 का निकालेंगे उसी प्रकार। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए NiCO4, सबसे पहला क्या निकालना है आपको? प्राइमरी वैलेंसी निकालना है, अर्थात कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X प्लस, यहाँ पे देखिए CO का जो चार्ज होता है 0 होता है, तो 4 इंटू 0, तो इसका X इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, अर्थात कि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 4 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसके बाद मोनोवेलेंट यहाँ पे है, तो ये 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल का यहाँ पे निकालेंगे, और ये न्यूट्रल है, अर्थात कि निकेल का ही हम लोग को निकालना है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब कि पेयरिंग होगा। याद रखेंगे CO कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अर्थात कि पेयरिंग होगा। यहाँ पे देखिए 3D जो कॉन्फ़िगरेशन है वैसा यहाँ पे देखिए 4s में भी अवेलेबल है, अर्थात कि 4s में भी 2 अवेलेबल है, 3D में भी 8 अवेलेबल है, ठीक है। तो 3D में 8 अवेलेबल सबसे पहले दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और 4s वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा तो ये तो वैकेंट हो गया, और जब ये वैकेंट होगा तो 4s वाला यहाँ पे जंप करके आ जाएगा। तो 3D देखिए यहाँ पे फुल हो गया, यहाँ पे देखिए 4s, और हमें कितना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग का 4 है, अर्थात कि 4 वैकेंट इलेक्ट्रॉन किसी भी हाल में हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4s वैकेंट है और 4p यहाँ पे वैकेंट है, तो 4p का 3 और 4s का 1 हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हमें मिल जाएगा। 4 ऑर्बिटल मिलेगा तो s का 1 मिल रहा है और p का 3 मिल रहा है, अर्थात कि sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 का आप सभी को पता होगा कि उसका जो ज्योमेट्री है वो किस प्रकार होता है? टेट्राहेड्रल होता है। यहीं से आप देख लीजिए ये सब पेयर है, अर्थात कि ये डायमैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे तो n रूट अंडर n प्लस 2 निकालेंगे, n इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का साइन ये होता है, याद रखेंगे, बोर मैग्नेट्रॉन। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा, ये भी कलरलेस होगा। EN रूल में अगर बैठाएंगे तो यहाँ पे देखिए 36 आ रहा है, ठीक है।
सबसे पहले EN का फॉर्मूला निकालेंगे, AN यहाँ पे एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू CN करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 28 एटॉमिक नंबर है निकेल का। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कितना आया, 0 आया। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे देखिए 28 प्लस 8 36 आ जाएगा। तो ये 36 किसका गैस कॉन्फ़िगरेशन है, 36 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, अर्थात कि ये जो कंपाउंड है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात कि EN रूल को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, आईयूपीएक नेम टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। यहाँ पे निकेल क्यों लिखे, निकलेट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, इससे पहले एनायन का पढ़े थे, ये देखिए न्यूट्रल कंपाउंड था, इसीलिए हम लोग केवल निकेल 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक वीक फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ और फिर आपको सारी चीज़ आप घर में खुद से बनाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे NiCl4। Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड जैसे कि H2O भी रहता वो भी वीक फील्ड लिगेंड रहता। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन माफ कीजिएगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसी को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। तो X प्लस 4 इंटू Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू ओवरऑल क्या है, -2 है। तो इसको X इज इक्वल टू +2 निकल जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी इसका +2 निकल गया। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 इंटू 1 होगा, मोनोवेलेंट यहाँ पे है Cl तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल है 28 का करेंगे तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए निकेल 2+ का निकालेंगे, निकेल 2+ का यहाँ पे 4s से 2 ठो हटा देंगे तो निकेल 2+ का आ जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 3D का देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3D को फिल करेंगे और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। एक चीज याद रखेंगे, वीक फील्ड लिगेंड है मतलब पेयरिंग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता तो पेयरिंग होता, अर्थात कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना जगह नहीं छोड़ेगा, अर्थात कि Cl के पास उतना पावर ही नहीं है कि इसको उठा करके यहाँ बैठाएगा। ठीक है, उसके वीक फील्ड लिगेंड है, बेचारा खुद ही वीक है तो इसको कहां से उठा के इधर लाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता तो इसको उठा करके यहाँ पटक देता, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ये जैसा का तैसा रहेगा। हम लोग के पास अब क्या अवेलेबल है, 4s अवेलेबल है और 4p अवेलेबल है, मतलब इन्हीं से अभी हमको काम चलाना होगा। और यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 4 यहाँ पे ऑर्बिटल भी मिल गए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑर्बिटल मिल गए, 4s एंड 4p का दोनों कंबाइन करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा और Cl अपना लोन पेयर इसको देगा। ठीक है, जियोमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ऑब्वियस बात है, sp3 होगा मतलब टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, और यहीं से पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, इस केस में देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो बोर मैग्नेट्रॉन इसका निकालेंगे, अर्थात कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो रूट अंडर n+2। देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे 2 +1 करेंगे, माफ कीजिएगा 2 +2 करेंगे इज इक्वल टू √8 आपका आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। EN में बैठाएंगे, एटॉमिक नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू CN बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 28 -2 इंटू 2 + 4 34 आ रहा है। तो ये EN रूल को फॉलो कर रहा है क्या, EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद IUPAC नेम इसका लिखिएगा टेट्रा क्लोराइड निकलेट। इसमें भी निकलेट लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग का एनायोनिक कंपाउंड था। देखिए एनायोनिक कंपाउंड था ना, तो इसीलिए निकलेट लिख रहे हैं। अगर एनायोनिक कंपाउंड नहीं रहता, लिगेंड रहता, तो हम लोग लिगेंड अगर माफ कीजिएगा एनायोनिक कंपाउंड नहीं रहता, न्यूट्रल कंपाउंड रहता तो यहाँ पे निकेल लिखते। ठीक है, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट इसीलिए लिखें क्योंकि एनायोनिक कंपाउंड है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिएगा, निकेल का कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकला था, 2 निकला था। ठीक है, लास्ट में आप ये चीज़ याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है और इसी में सबसे अधिक गलती होगा। सबसे पहला चीज़ याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा तो पेयरिंग होगा। दूसरा चीज़ याद रखेंगे, वीक फील्ड लिगेंड अगर होगा तो पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में सारी चीज़ों को जान लिए और नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि जितने भी और भी बहुत सारे एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि देखिए CuNH3 इसका भी निकाल सकते हैं। उसके बाद और भी है जैसे कि CuF6, इसी प्रकार जो भी चीज़ें हैं उसको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे, माफ कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे मैसेज नहीं जाएगा, टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार JSSC लैब असिस्टेंट, JSSC PGT या फिर JSSC टेक्निकल केमिस्ट्री या फिर अन्य सब्जेक्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर तैयारी से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से विजिट करें। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। बाउंड टू एजुकेशन फैमिली के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।